बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूल मलिक। नाज़रीन, मलाला यूसुफज़ई के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी एक बड़ी बहस जारी है। उस इंटरव्यू पर एतराज़ भी किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि मलाला यूसुफज़ई को ऐसे ख्यालात का इजहार नहीं करना चाहिए था। हालांकि उनके वालिद ने एक ट्वीट के ज़रिए अपना पैगाम भी दिया और ये कहा कि मलाला यूसुफज़ई के इस इंटरव्यू को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया और इस हवाले से जो उनके ख्यालात हैं उनको उसके सियाक व सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी ये बहस जारी है, इस पर लिखा जा रहा है, इस पर प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मलाला यूसुफज़ई के जो ख्यालात हैं वो पाकिस्तान से जाने के बाद बदल गए थे। जो उनकी हमायती हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, उनके इंटरव्यू के असल अगर सियाक व सबाक को देखा जाए तो शायद उसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं है। मलाला पर जब से हमला हुआ वो पाकिस्तान से गई, उस वक्त से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक बहस की जाती है कि यह हमला भी शायद नहीं था। मुख्तलिफ थ्योरीज बयान की जाती हैं। फिर यह कहा जाता है कि उन्हें वेस्ट एक सियासतदान के तौर पर तैयार कर रहा है पाकिस्तान लाने के लिए। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज सामने आती हैं, लेकिन इन सब थ्योरीज के अगर सामने रखा जाए तो उसके बावजूद जो इनके इंटरव्यू है उस पर भी हर तरफ से जो तनकीद की जा रही है और उनके हक में आने वाले भी अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अगरचे मलाला यूसुफज़ई की इतनी उम्र भी नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार अदा कर सकें, लेकिन बार बार उनसे सवालात पूछने की कोशिश भी की जाती है कि क्या वो पाकिस्तान में सियासत में आके कोई किरदार अदा करेंगी या नहीं। इसके अलावा भी उनके बयानात बाज़ ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तान में शदीद तनकीद की जाती है, लेकिन इस हालिया इंटरव्यू के बाद मुख्तलिफ जो आरा सामने आ रही हैं उसका भी जानना और जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है कि ये इंटरव्यू जानबूझ कर दिया गया या वाकई उनके इस इंटरव्यू के सियाक व सबाक से हट कर बहस मुबैसा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो उनके ख्यालात हैं, उनकी वालदा का कहना, फिर उनके वालिद का कहना, जो सबसे ज़्यादा उनके मेंटोर भी समझे जाते हैं और मलाला यूसुफज़ई के हवाले से उनकी तालीम से लेके उनकी ग्रूमिंग तक उनके बाप का बड़ा अहम किरदार रहा है। जब उनकी तरफ से तरदीद आ गई है तो फिर इस पर बहस मुबैसा उसके बावजूद क्यों हो रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार और यह मकबूल जान साहब, और ये सब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ सीनियर साफ़ी तज़ियाकार जनाब गरीदा फ़रूकी साहबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। और ये मकबूल जान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। मलाला यूसुफज़ई के वालिद की तरफ से तरदीद आने के बाद कि उनका इंटरव्यू सियाक व सबाक से हट कर पेश किया गया, फिर इस पर मज़ीद कोई गुंजाइश रह जाती है या आप समझते हैं कि ये सोची समझी किसी सोच के तहत इस इंटरव्यू को दिया गया? नहीं, मेरा ख्याल है कोई ऐसी मसला नहीं है। जो मेरे सामने मेरा इंटरव्यू उनके सामने पड़ा हुआ है, इंटरव्यू में वो पूरा इंटरव्यू मुकम्मल कर लेती हैं। मुकम्मल करने के बाद वो कहती है खातून को मैं वॉक करते हुए उनके साथ बाहर लग रही हूँ, हुई आई हील्स उसने पहनी हुई थी, उसका पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। और डिस्क्राइब करने के बाद उन्होंने आखिर में उसने वालिदैन के उसके बारे में उसने गुफ्तगू शुरू की और उसने कहा कि मेरे वालिदैन की एक लव किस्म की अरेंज मैरिज थी और एक दूसरे को लुक्स को पसंद करती थी। और उसके बाद उसने आखिर में एक बड़ी मजेदार बात की। अब इस मजेदार बात को अगर आप पॉजिटिव ले तो बड़ी अच्छी बात है, ना पॉजिटिव ले तो जो मर्जी कर रहे हैं। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल हैव टू गेट मैरिड। मुझे ये समझ नहीं आती कि बच्चे आज तक लोग शादियां क्यों करते हैं। ठीक है। और उसने वो दलील भी दी कि मेरी वालदा कहते हैं कि तुम्हें तो करना ही पड़ेगी। हमारे यहाँ नॉर्मली पेरेंट्स के साथ बच्चियां जो बहुत एसोसिएट करती हैं और ये पाकिस्तान का मसला है। ये जो रिलेशनशिप में घुसना ये यूरोप का मसला है कि जहां 10 लाख औरतें जो है ना अकेले अमेरिका में टीनेज मदर बन जाते हैं विदाउट मैरिज पेपर। ठीक, इफ यू वांट टू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, व्हाई डोंट यू हैव टू साइन मैरिज पेपर? व्हाई कांट इट जस्ट बी ए पार्टनरशिप? हर मदर्स लाइक मोस्ट मदर्स डिसएग्रीज। मेरी मां नहीं मानती। अब पहली बात तो यह है कि ये पेपर, ये सारी चीजें, ये झगड़ा इस्लाम में कहां से है? ठीक है, ये तो निकाह के ऑर्डिनेंस में है। इस्लाम तो कहता है अगर तुम इकट्ठे रहना चाहते हो तो एक पार्टनरशिप है तुम्हारी, और उस पार्टनरशिप को तुम अनाउंस करो दुनिया के अंदर और दुनिया तुम्हें जाने। अल्लाह का रसूल होता है निकाह करो, उसका ऐलान करो। ये तो 1800 ये तो सेकुलर सोसाइटी का अलमिया है कि वो उसको लेके आता है पेपर में या पेपर को फिर कानून में और बाकी चीजों में। इस्लाम तो कम्युनिटी को जिम्मेदारी देता है कि ये अब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप में आ गए हैं, हाँ तुमने इनकी पार्टनरशिप का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो असल मतलब यह है कि पहली बात यह है कि मलाला साहबा यहां से चली गई हुई हैं। ठीक है, जिस सोसाइटी और ये सब अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा उसकी वजाहत चाहूं तो उसमें जो आप बात कर रहे हैं कि क्या अगर एक लड़की लड़का अगर निकाह कर लें, उसके पेपर्स ना हो तब भी वो निकाह हो सकता है? 100%। अगर दो गवाह मौजूद है तो हो जाता है। बल्कि अगर वो दोनों अकेले में इशारा से ये कहते हैं कि दोनों अकेले में अगर शादी करके बाहर आके ऐलान करते हैं कि निकाह हो जाता है। दो बाले को आकल अल्लाह ये कहता है
ये किसने कहा कि निकाह नहीं होता? निकाह में खुतबा जो है इजाफी चीज है, बरकत के लिए होता है। लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो ना हो निकाह हो गया, इस्लाम में निकाह हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन तो आपका कानून कहता है, 1961 का ऑर्डिनेंस कहता है। ठीक है। गरीदा फरूकी साहबा, यानी आपके सामने भी इंटरव्यू है मलाला यूसुफजई का, उसमें बड़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन जब निकाह का हुक्म दिया गया है, फिर क्या ये चॉइस हो सकती है कि निकाह के बगैर एक औरत और मर्द इकट्ठे रह सकें? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहिब, और बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा दावत देते रहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मसरूफियात ऐसी निकल आती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे जो है वो आज दावत दी है। देखिए मलिक साहब, मैं बात बड़ी खड़ी खड़ी करूंगी, मेरा इस पे मौके बड़ा दो टोक है। पहली बात तो ये है कि एक छोटी सी मासूम बच्ची, 23 साल, आप और हम अगर सोचें कि 23 साल की उम्र में हम कैसे थे, तो हम इसी किस्म की बातें जो कि इमेच्योर होती थी या जो अभी जिंदगी को परखने वाली बातें हम सीख रहे होते थे, अपनी लर्निंग से हम लोग सीख रहे होते थे। 23 साल की उम्र में हम कोई आलिम फाजिल जो कि बहुत बड़े अरस्तु अफलातून नहीं थे। तो खुदा के लिए मैं तो कहूंगी कि इस चीज को बख्श दीजिए, उस बच्ची का एक स्टेटमेंट, उसको एक कैंडिडेट इंटरव्यू के तौर पे लीजिए। उसका एक तो बड़ा नॉर्मल था, बड़ा कैजुअल था, एक आम सी बच्ची की तरह का इंटरव्यू था जो नई नई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकली है। उसके ख्यालात क्या हैं जिंदगी के बारे में, वो आगे क्या करना चाहती है। अब उसके स्टेटमेंट में से, उसके पूरे इंटरव्यू में से एक दो लाइनें पकड़ के आपको पता है कि हमारा मुआशरा कितना तंग नजर है, कितना तंग जहन है, कितना रिग्रेसिव है, ना बात के कॉन्टेक्स्ट को समझता है, ना सोचता है। अब मिसाल के तौर पे मलाला ने अगर बात की है कि जी मैं शादी के इंस्टीट्यूशन को या शादी के कॉन्सेप्ट को इस तरह से सोचती हूँ कि जरूरत क्या है शादी की, आप पार्टनरशिप में भी तो रह सकते हैं। तो देखिए ये उसका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। शादी के मामले का आपके साथ या मेरे साथ, मलाला की शादी का या ABCDXYZ किसी की भी शादी का आपके और मेरे साथ क्या लेना देना। लेकिन गरीदा फरूकी साहब, यह सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक शख्स मुसलमान है और वो ये कहे कि पार्टनरशिप, अगर एक लड़की और लड़के की पार्टनरशिप बगैर निकाह के तो हो नहीं सकती, यानी इस पार्टनरशिप में रहना इस्लाम में तो जायज़ नहीं है। अगर वो पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, बेशक निकाह रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन अनाउंस तो करें। नहीं मलिक साहब, मुझे कहने की इजाजत दीजिए, मलाला ने कतन निकाह की बात नहीं की, मलाला ने कतन ये नहीं कहा कि निकाह के बगैर पार्टनरशिप, उसने एक पार्टनरशिप की बात की है। मुझे आप ये फरमाइए, मुझे कोई भी शख्स ये समझा दे कि आज से 1400 साल पहले क्या लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद होता था निकाह का? नहीं होता। आज से 100 साल पहले क्या लीगल डॉक्यूमेंट निकाह का मौजूद होता था? बड़े सखीर की आप बात उठाकर देख लें। अब अपने दादा दादियों के, कोई भी शख्स पाकिस्तान में अपने दादा दादी या परदादा परदादी के निकाह का डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दे। भाई पार्टनरशिप का मतलब ये है कि दो लोगों की रजामंदी, उसमें अगर आपके घर वाले भी शामिल हैं और उसका मजहब की, माजरत के साथ अगर आप मगरिब की मिसाल ले लें तो वहां पर भी पार्टनरशिप होती है बट लीगल होती है। ठीक है, आप एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसके बाद वहां पे एक शादी एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, पार्टनरशिप एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है। शादी डाइवोर्स की सूरत में खत्म होती है, पार्टनरशिप एक लीगल बाइंडिंग है जो कि डाइवोर्स नहीं होता। और आप इस बात को, कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए पाकिस्तान में बैठे हुए तंग नजर लोगों को कि मलाला ने ये बात बरतानिया में बैठ के कही है और वो बच्ची वहां पर पली बढ़ी है, छोटी सी उम्र में वो यहाँ से चली गई थी, उसके बाद वो उसी एक मगरिब के माहौल में पली बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी सकाफत के साथ, और सबसे बढ़ के जो हमारे लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद उसके बरक्स मलाला ने अपने मजहब के साथ भी अपनी रूट्स साइन करके रखी हैं। अब इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद जो मलाला ने कहा है कि नहीं जी मेरी वालिदा कहती है कि खबरदार ऐसी बात भी ना करना, शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसको तो किसी ने उठाकर नहीं देखा। सिर्फ मलाला की एक छोटी सी बात को उठाकर देख लिया, जो कि एक 23 साल की मासूम बच्ची है जो कि नई नई अभी कॉलेज से निकली है, वो जिंदगी के बारे में सीख रही है। हमने उस एक स्टेटमेंट को उठा के मलाला को पता नहीं खुदा ना खास्ता इस्लाम से बाहर निकाल दिया, सकाफत से बाहर निकाल दिया, पाकिस्तानियत से बाहर निकाल दिया, तो खुदा के लिए कुछ सहम करें। ठीक है, मैं वापस आता हूँ गरीदा फरूकी साहब आपकी तरफ। और ये मकबूल जान साहब, अगर मलाला यूसुफजई थोड़ी सी तरदीद कर देती, अगरचे जो गरीदा साहब बात कर रही हैं गरीदा साहबा कि उनके इंटरव्यू को हम इतना ज़्यादा उछाल रहे हैं, उनकी पूरी बात को, उनके पूरे इंटरव्यू को देखते हैं, आप भी इस बात के नहीं हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें कि अगर वो तरदीद कर देती है, वो कहती मेरे कहने से मुराद ये नहीं था, तो शायद बात रुक जाती। उनके वालिद साहब की तरफ से तरदीद तो आ गई, लेकिन मलाला खामोश हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि उनकी बात में कोई ऐसी अहम, मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगी कि जो बात मैंने पहले कही कि इस्लाम के अंदर ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये सेक्युलर सोसाइटी के मसले हैं।
जहां पर मर्दों और औरतों को आपस में एतबार नहीं होता, वो जाकर अदालतों में जाकर करते हैं। इस्लाम ये चीज नहीं करता। इस्लाम कहता था कि ये निकाह है और माशरा इसका जिम्मेदार है। ये हमारे जदीद दौर की अलामतें हैं, वहीं पर होता है। वहां पर ये कानून पास होता है कि अगर आप लिविंग टुगेदर हैं तो फिर भी आप आधी जायदाद देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम भाग के कहां जाते हो। और ये सारी की सूरत ये वहां के मसाइल हमारे नहीं। उसने बड़ी आम साफ सी बात की, सीधी सीधी सी बात की है, और मेरे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं। देखिए ना, जिस खातून को पाकिस्तान के अंदर कोई फॉलो ना करता हो, जो खातून पाकिस्तान के रूट से लैदा होकर अपने उस माशरे के अंदर उस हिसाब से जाता है, पर जहां की पली बड़ी है, जहां वो उठी पड़ी है, वही के माशरे के हिसाब से वो सीखेगी और उसको सीखना चाहिए। उसने एक माशरा ऑप्ट किया, वहां जाए, उस तरह की बातें कर रही है, बिल्कुल करना चाहिए। और उसको जिस तरह के वो लोग भुगतते हैं, भुगतना चाहिए। अगर 10 लाख टीनेज मदर जो होती हैं वो यूरोप अमेरिका के अंदर रोज होती हैं, भुगतते हैं, उनका मसला है, उनके मसला। मेरा मसला तो नहीं है, मेरे यहाँ तो नहीं होती। मेरे यहाँ तो नहीं होती ना कि आपने 19 साल शादी की शर्त लगाई और 11 साल की लड़की जो है वो शादी कर रही है, और वो भी 1 मिलियन कर रही है। मेरे यहाँ के मसले नहीं है, लिविंग टुगेदर मेरे यहाँ का मसला नहीं है। साथ में मेरे यहाँ एक औरत है, वो अपनी माँ का, जैसे उसने मौलाना एहतराम किया, अपनी माँ का एहतराम करती है, उसके अंदर रूट्स मौजूद है। मुझे ये समझ नहीं आती इतना बड़ा इश्यू कैसे हो गया इस मुल्क के अंदर कि हर बंदा किसी को तंग नजर कह रहा है, किसी को बेहतर नजर कह रहा है, हर बंदे की धुन पे पांव आया हुआ है, इन वालों को भी आया हुआ है, उन वालों को भी आया। ओ भाई, अल्लाह के वास्ते, शी इज ऑफ नो एंटिटी जिसको यूरोप में उठा के उसकी आइडियल मिसाल ये है कि इफ यू हैव नाइस कनेक्शंस, अगर आपके कनेक्शन सही हैं, यू कैन हेड द थिंग्स, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया बुनियादी तौर पर कनेक्शन की दुनिया है, वरना इस पाकिस्तान के अंदर क्या क्या कमाल औरतें बैठी हुई हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिनने वो कुछ काम किया जिसका हिसाब ही नहीं। लेकिन मसला सर ये है कि आप वोग में भी आ जाते हैं, अपना जगह पे, यू बिकम वेस्ट डार्लिंग, आपको वेस्ट डार्लिंग बनने के लिए कनेक्शन की जरूरत है। तो मेरे लिए तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मेरे तो एक रूटीन की चीज है। एक जैसे 10,000 और लोगों के इंटरव्यू आते हैं, मराला का आ गया तो मुझे क्या फर्क पड़ गया। पाकिस्तान में 1% लोगों ने भी पढ़ा होगा ये। ठीक है, और ये सब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें और उस पर वापस आके इस पर बात करते हैं कि अगर कोई बड़ा इशू नहीं है तो फिर हम हर वक्त ये ऐसी क्यास रहियाँ करते क्यों हैं। उनको वापस लाया जा रहा है, सियासत में आएंगी, कोई अहम किरदार दिया जाएगा, यूरोप में उनकी ग्रूमिंग की जा रही है। ये हम इस किस्म की सोच से बाहर निकलेंगे और कब निकलेंगे, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। और मकबूल जान साहब, हम इस किस्म की क्या सराहियाँ करते फिर क्यों हैं कि उन्हें वापस लाया जाएगा, वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, उनकी वहाँ ग्रूमिंग की जा रही है, एक छोटी सी बच्ची पाकिस्तानी सियासत को बदल देगी। ये हमारे यहाँ ये सोच फैलाने वाले आखिर जो लोग हैं वो भी तो अजीबोगरीब किस्म की मंतक पेश कर रहे होते हैं। देखिए, मसला समझ है कि पाकिस्तान में ना, मसला में अगर पाकिस्तान के मीडिया में खबर ढूंढने के लिए कोई नई खबर की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं, हमें समझ नहीं आता हम इस तरह की खबरों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। असल मसला यह है कि वेस्टर्न सोसाइटी में बड़ा काल है अपने लोगों को ढूंढने का जो उनको फायदा दे सकें या उनके लिए खास तौर पे इस तरह का सिंबल बन सके। वो फिर सिंबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप खुद देखें ना कि आप मुझे ये बताइए कि इस पूरे के पूरे नोबेल प्राइज के पूरे एरिना के अंदर आप मुझे किसी एक जगह की ऐसी सूरत दिखा दें कि जहां मलाला जैसे इंसिडेंट के ऊपर नोबेल लॉरेट का मकाम मिला, कोई उसकी कंट्रीब्यूशन लंबी चढ़ी। मतलब एक तरफ मदर टेरेसा पाकिस्तान में खड़ी है। और ये सब मेरी एक छोटी सी गुजारिश आपसे, देखिए जब आप उसके ऊपर फायरिंग के ऊपर अजीब व गजीब किस्म की क्या सराहियां करेंगे, किसी ने कत्ल नहीं किया, उसने ऑपरेशन खुद करके अपना चेहरा टेढ़ा करवा लिया, आप अपने मुल्क के अंदर इतनी हाइप क्रिएट करेंगे तो वेस्ट को तो फिर मौका मिलेगा, वो समझेंगे कि बड़ी बहादुर लड़की है जिसके पूरा पाकिस्तान खिलाफ है। देखें, वो भी मीडिया में हुआ था, 22 करोड़ लोगों को कुछ पता नहीं था, अखबार निकाल लें, आपकी करोड़ों की वीडियो में आई, गलत साबित हुई, उसका वो पूरा ऑपरेशन हो गया, पूरी गलत साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट में गलत साबित हुई। आपके मीडिया आप 24 घंटे उस वीडियो को चलाया आपने, कोड़ों वाली को, जो टोटली फाल्स थी, लेकिन आपने चलाया। अब मैं क्या कर सकता हूं? मसला यह है कि मीडिया जिन लोगों के हाथों में है, उन लोगों के हाथों में कहता मौलाना यूसुफज़ई को आप मुझे पाकिस्तान में आप लाके खड़ा कर देखो ना। लीडर तो होता है कि आप बाजार में चले, एक आप मामूली एंकर हो ना, 50 लोग घेर लेते हैं। आप मौलाना यूसुफज़ई को लाहौर के नारकले में घुसा दें, शॉपिंग करके वापस चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो लेकिन और ये सब ये बात तो आप मानते हैं ना कि मौलाना यूसुफज़ई के ऊपर फायरिंग हुई थी, ये वाकया हुआ था? नहीं, 10,000 लोगों को मैंने कब का नहीं मानता, मैंने इनकार किया कभी, आज तक नहीं किया। मैंने तो उसकी एक किताब पे इनकार किया था कि जो उसने नहीं लिखी थी,
ठीक है। यानी पाकिस्तान के अंदर आम सा बच्चा भी जो है, जो कितना गुस्ताख क्यों ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता है, हज़रत अली के साथ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखता है, वो ये कभी नहीं लफ्ज़ लिखता कि फेस्टिविटी ऑफ मुहर्रम का जश्न, क्योंकि जाहिर बात है वो लिखी थी सीना लैम ने और सबको पता है लिखी थी, इसलिए उसने लिख दी। तो जब इतने सारे एक आदमी को मिल जाएं, किसी घोस्ट राइटर भी मिल जाएं, किताब लिखने वाले भी मिल जाएं, सब, अब मुझे ये समझ आती कि ये क्यों किया जाता है, क्यों इसलिए किया जाता है कि आप पाकिस्तान के रहने वालों, तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हारा मीडिया इस तरह का है कि जिसको हम जब चाहे नचा सकते हैं, बंदर की तरह नाचते हैं हम उनकी बातों के ऊपर। लेकिन और ये सब हम सोशल मीडिया पे जिस तरीके से आप बहस को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़े उनके खिलाफ भी लिखा जा रहा है, अगरचे कुछ लोग उनकी हमायत में भी लिख रहे हैं। खिलाफ लिखने वाले जब इतनी चीज़ें लिख देंगे, इतना बड़ा हीरो बना देंगे, तो फिर खुद ब खुद वेस्ट हो या कहीं और अखबारात हों, उनकी नज़रों में तो ऐसा शख्स आएगा जिसके बारे में इतना कुछ लिखा जाता हो। देखिए सोशल मीडिया जिसमें जन्नत जो है वो हीरोइन हो जाती है, और जिसके वो क्या नाम है, वो दूसरी खातून जो है घुस गई थी उसके अंदर, फॉरेन ऑफिस के अंदर, जिसमें वो उसके ऊपर आप 3-3 साल पैसे करते हैं। सोशल मीडिया में कोई मकाम मर्तबा है। आप अगर उनकी गुफ्तगू देखा करें, उनकी बातें चल देखा करें, फेसलेस सूरत हाल है, जिसके साथ चाहे मेरे अपने 12 अकाउंट खुले हुए, मुझे खुद पता नहीं था क्या हो रहा है। कुछ पीटीआई ने भी खोला हुआ है, नून लीग ने भी खोला हुआ है, शियों ने भी खोला हुआ है, बरेलियों ने भी खोला है, सबने खोला। सोशल मीडिया के ऊपर तो मैं कहता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया में गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो लोग उसको फौरी वज़ीर-ए-आज़म बनाकर पाकिस्तान में पेश कर रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान में लाने वाला है, आप इन सारी थ्योरीज को समझती हैं कि ये ओवर एग्जीरेशन है और ये शायद ज्यादती है अपने पाकिस्तानियों के साथ भी? सर जो वेस्ट है 48 मुल्क मिलके अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सका, ठीक है, और जिल्लत और रुसवाई के साथ भाग गया, पूरी दुनिया एक तरफ हुई, वो वहां पाकिस्तान में आके ये काम करेगा? ऐसे कुत्ते की तरह भाग रहे हैं, कसम से मैं देख रहा तस्वीरें, ऐसे भाग रहे हैं, सोच नहीं सकता कोई बंदा। 48 मुल्क, दुनिया की बड़ी ताकत, सारी टेक्नोलॉजी उनकी तबाह बर्बाद हो गई, सारी टेक्नोलॉजी जिल्लत रुसवा हो गई। वो जहां पर एक को लाके इलेक्शन लगा, ऐसा नहीं होता था। हम जरूरत से ज्यादा बैठ को खड़ा किया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद है, और मकबूल जान साहब ये समझते हैं कि मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू खामखा ने गैर ज़रूरी बहस करके उसको पाकिस्तान में फ़रोग दिए हुए, हालांकि इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। ठीक है, उनके इंटरव्यू के कुछ मुंदरजात हैं जिस पर तनकीद भी की जा सकती है, लेकिन सियाक व सवाक से हट के कुछ चीज़ें भी सामने लाई हैं। ना कोई वेस्ट उन्हें पाकिस्तान ला रहा है, ना बड़ा सियासतदान बना रहा है, ना पाकिस्तान में बग़ैर किसी पॉपुलर लीडरशिप के कोई वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक पहुँच सकता है इंतखाबात के ज़रिए। हाँ, कोई और रास्ते तो हो सकते हैं जिसके ज़रिए कोई आ सकता है। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपके साथ हाज़िर होंगे। आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खदशात का सामना है। बहुत सी ऐसी हम आज तक पॉलिसियाँ नहीं बना सके जिसके नतीजे में पाकिस्तान को माहौलियाती आलूदगी से पाक किया जा सके। आज भी आप देखें शहरों में जिस कदर हम गंदे नाले से लेके, फैक्ट्रियों के धुएं से लेके, और फैक्ट्रियों का जो फुजला है वो जिस तरीके से ज़मीन में पानी में जाके मिलता है, जिसके से पानी भी पाकिस्तान में ख़राब हो रहा है, ज़मीनें ख़राब हो रही हैं, और इन्वायरमेंटल चेंज ने पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी को एक ऐसे मोड़ पर आन खड़ा किया है जहाँ सख्त इक़दामात की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कई मुल्कों को इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं हुई। हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। जंगलों के अंदर बड़े दरख्त कट गए, इंक्रोचमेंट हो गई, उनकी ज़मीनों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए। कोई किसी को फिक्र नहीं थी। पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में, बुरे असरात आगे जाने लगे। ग्लेशियर्स हैं, ये मुतासर हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। आज माहौलियात का आलमी दिन, और आज के रोज़ हमें जायज़ा लेना है पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं, क्योंकि हमने आज तक कभी ये कोशिश नहीं की कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सके। फैक्ट्रियाँ बनती हैं, ना कोई पॉलिसी बनती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहसिन हफीज़ साहब, मुल्क के मुमताज़ माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है डॉक्टर साहब? मलिक साहब, सबसे पहले शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो क्लाइमेट चेंज है, कि अगर हम जर्मन एक रिसर्च इंस्टीट्यूट मुताबिक जो लास्ट 20 साल में जो पाकिस्तान नंबर 5 क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, उसका इम्पेक्ट ये हो रहा है कि उसके हमारे जो एक एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। अंदर हमारा जो पानी है, जो 80% ऑफ पानी ग्लेशियर से आता है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, उसकी वजह से हमारे पानी के अवेलेबिलिटी के ऊपर इम्पेक्ट हो रहा है। उसके अलावा भी हमने वो ऊपर से शुरू होता है, बेसिकली अब जाते हैं कि डेल्टा, अगर इंडस डेल्टा में जाते हैं, इंडस डेल्टा में भी पानी नहीं है, वी डोंट हैव इनफ वाटर।
ऑन द टॉप हमारे पास जो कि वाटर स्टोरेज की है वो भी चीज़ें हमारे पास नहीं, हमारे पास 30 डेज़ की सिर्फ वाटर स्टोरेज है कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब जहाँ पे 600 डेज़ हैं। और ये सारे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ह्यूमन मेड जो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, जैसे आपने कहा कि पॉलिसी तो बहुत सारी बनी लेकिन उन पॉलिसीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अभी ये कि फॉर्चुनेटली जो करंट गवर्नमेंट है कि दे आर डूइंग इट की जो 10 बिलियन ट्री सुनामी है, इसका फायदा तो होगा ना? इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा। इसी वजह से पाकिस्तान को ग्लोबल एनवायरमेंटल डे आज मनाया जा रहा है कि 10 ईयर्स का नेक्स्ट का है प्लान है कि डिकेड का प्रोग्राम प्लान है कि जी इकोसिस्टम को रिस्टोर कैसे किया जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त फैक्ट्रीज हैं हमारी, फैक्ट्रियों के हवाले से कोई हमारी पॉलिसी नहीं है। जहाँ चाहें फैक्ट्री लगा लें और जहाँ चाहें जिस किस्म का उसका फुजला है वो पानी में जाए, बहना शुरू हो जाए, उस पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया हमने आज तक। सर हमारे यहाँ तो ये कि आप तो एक फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, मैं आपकी नेशनल पॉलिसीज़ की बात करता हूँ कि आपकी नेशनल वाटर पॉलिसी है, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, फूड सिक्योरिटी की है, नेशनल जो मिशन की है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है। प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ पॉलिसीज तो बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको चाहिए कि डाटा चाहिए, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नीड टू बी वेरी स्ट्रांग ताकि वो जाके देखें कि डाटे की बुनियाद पे आप अखज़ करेंगे ना कि ये इन्फॉर्मेशन ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तो फैक्ट्रीज़ वाले जो हैं कि बेसिकली उनके पास कोई रेगुलेटरी का मैकेनिज्म ही नहीं है जिसके ज़रिए को उनको फ्रेमवर्क उसको मॉनिटर किया जा सके। और जब मॉनिटर नहीं करते तो बेसिकली सारे के सारा जो है कि पोल्यूशन जो है कि वाटर बॉडीज़ में आती हैं, उसके बाद आगे कह लें कि डाउन स्ट्रीम ग्राउंड वाटर में जाती है। बड़े शहर आपकी जिस आलूदगी का शिकार हो गए, कराची आपके सामने मिसाल है उसकी बड़ी, ये आलूदगी कम कैसे हो सकेगी? सर आलूदगी कम हो सकेगी उस सूरत में हो सकेगी जब हम एक तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, हैज़र्ड अप्रोच को छोड़ें, और जो दूसरा ये है कि एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी नीड टू वर्क टुगेदर। पहले अगर लाहौर के एग्जांपल ले लें या कराची के एग्जांपल ले लें, एक तो ये था कि हमारा जो ग्रीन बेल्ट थे भी हमने सारे ख़त्म कर दिए, हमने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो गुड है लेकिन उससे जो आपकी ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग का था वो चीज़ें इम्पेक्ट हुई। उसके अलावा भी ये है कि आपकी जो हीट ज़्यादा हुई है, आपके ओवरऑल जो सारे के सारा एनवायरनमेंट है उसको इम्पेक्ट कर रहे हैं। उसके इर्द गिर्द देखते हैं, अगर लाहौर के इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पे ये है कि जी फार्मर जो है कि वो जो स्टबल होता है बेसिकली उसे बंद कर रहे हैं। अगर हम सिटी में आते हैं तो जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ उसका कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि इसमें आप चेक कर सकें कि गाड़ी का जो प्रॉपर्ली इसमें एमिशन कितनी है, कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए, कोई चीज़ नहीं है। अभी कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं कि जैसे भट्टे हैं उनमें जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी लगी है उससे 9% एमिशन खत्म है, लेकिन एज ए सोसाइटी वी नीड टू प्ले ए रोल। ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर भी उसकी एक वजह है? बिल्कुल, उसकी एक वजह कि जब आपके पास ट्री प्लांटेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी, आपने सारे के सारा अपने अर्बन जो कंक्रीट लाहौर बना के रख दी है और ये कंक्रीट मेजर सिटीज़ में चले गए। वी नीड टू हैव इट के थिंकिंग अबाउट कि जो ग्रीनरी बेल्ट्स हैं, ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, अपने घरों में प्लांटेशन करनी चाहिए। एंड कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल डे है कि इसमें जो मेजर ड्राइव है कि अगर हम इसको नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करेंगे। उसके अलावा भी नेचर बेस्ड सोल्यूशन को हम देखेंगे। नेचर बेस्ड सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि जो हम कुदरत ने जो अमल दिया है, जब बारिश होती है, आपने पुराने देखा था गांव घर में छप्पड़ थे जिनमें पानी स्टोर हो जाता था, वेल थे। अब ये कि वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। ग्राउंड वाटर की भी सस्टेनेबिलिटी आपने देखने कुछ अर्से के बाद तो वो भी पानी कम से कम होता जाएगा। ग्राउंड वाटर की डॉक्टर साहब बात करें, ग्राउंड वाटर तो देहातों में भी पानी ख़राब हो चुका है, पीने का पानी, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। बिल्कुल है उसमें। उसकी मैंने कहा कि 2 से 3 चीज़, जब एनवायरमेंट जो इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई नहीं पूछता है कि जी बेसिकली उसने किया है। पोल्यूशन जो वो करता है कि निकल है, लेड है, एंड दी अदर वेरी पोल्यूटेंट्स जो आते हैं, आर्सेनिक भी है, वो आप कह लें कि ही इज़ डायरेक्टली एमिटिंग, वो ड्रेन से आगे जो है कि सीप कर देता है ग्राउंड में, और कुछ अरसे के बाद अगेन इज़ पंपिंग बैक। हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, कुदरती निज़ाम है कि जिसमें ग्राउंड वाटर की एक सर्टन क्वांटिटी है, लेकिन जब आप एक्सेसिव पंपिंग करेंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। जैसे लाहौर की बात करें या पाकिस्तान की किसी मेजर सिटी में 90% ऑफ वाटर है कि ग्राउंड वाटर को हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जब पंप करते हैं कि इज़ गुड क्वालिटी है, नॉट गुड क्वालिटी, एंड ऑल दोज आर इम्पैक्टिंग हेल्थ के ऊपर भी है। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हम पानी पीते हैं उससे अक्सर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जिगर की बीमारियाँ और कैंसर फैलने का एक बड़ा सबब पानी है, दुरुस्त है ये बात? बिल्कुल है। उसमें देखें आप जो पानी है, अगेन मैंने कहा कि हमें सोर्स देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं कि हम इसे एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वन हेल्थ इनिशिएटिव। ठीक है। जो पानी है कि जो
कह लें कि अलॉन्ग ह्यूमन वेस्टेज भी है, जो ड्रेनेज जो घर का जो सीवेज वाला फुजले वाला पानी है वो जाता है, वो बेसिकली वो भी नदी नालों में जा रहा है, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। उसके बाद जो कह लें कि वो हम वेजिटेबल ग्रोथ के पेरी अर्बन एरिया लाहौर के इर्द गिर्द देखें तो वहाँ पे जो वेजिटेबल ग्रोथ करते हैं उनमें भी जो है कि बेसिकली पैथोजेंस होते हैं, जो पानी आप लगाते हैं तो आपकी वेजिटेबल भी नुकसानदेह है। वेजिटेबल भी फौरी ऐसा आप समझते हैं टॉप प्रायोरिटी पे पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए ताकि हम एक बेहतर माहौल हर शख्स के लिए पैदा कर सकें, बेहतर बना सकें? हमें सबसे पहले तो ये है कि वी नीड टू डेवलप ए मैकेनिज्म कि जिसमें हम एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें, बेशक छोटे स्केल पे मॉनिटरिंग कर सकें, ताकि एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर हम काम करें। जब तक हम एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हमारा जो पॉलिसी बनी हुई है उसको एक पायलट स्केल पे इम्प्लीमेंट करें, उसके इम्प्लीमेंट में देखें कि उसमें शॉर्टकमिंग क्या है, एंड देन एवरीथिंग वर्किंग विद सोसाइटी। सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल है कि सोसाइटी के जो मैं हूँ आम हर बंदा उसमें रोल प्ले करे कि जहाँ जहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हम कर रहे हैं उसको ख़त्म करें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। उसके अलावा ये कि वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रमोट करें, क्योंकि नेचर वन ऑफ द रिसोर्सेज है जिसको फाइनाइट रिसोर्सेज है, जिसको हम ज़्यादा देर कानून साजी या इम्प्लीमेंटेशन मसला कहाँ पे है? इम्प्लीमेंटेशन इज़ दी फंडामेंटल लैकिंग थिंग इन पाकिस्तान। अब देखें कि फेडरल लेवल पे भी पॉलिसी बनी हुई है, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन है तो बहुत लिमिटेड है। डॉक्टर मोहसिन हफीज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए आपको और मुझे, हम सबको अपना किरदार अदा करना है। आप अपने घर से निकलते हैं, केले के छिलके फेंक देते हैं, गली में अपना पानी सीवरेज का पानी बहाना शुरू करते हैं, और उन देहातों में जहाँ हम अपना बड़े बड़े घर तो बना लेते हैं लेकिन सीवरेज के सिस्टम को हम उसमें जो है वो लगाने को तैयार नहीं होते। इसके साथ साथ जिस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इतने मसाइल पैदा होते हैं। एक सनतकार पैसे तो कमाता है लेकिन उन मज़दूरों की सेहत का ख्याल रखने के लिए या उस इलाके की जो है इन्वायरमेंट को देखते हुए कोई ऐसे इकदाम करने को तैयार नहीं होते जिसके नतीजे में पाकिस्तान में माहौल को बेहतर किया जा सके। पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है शहरों में गाड़ियों की वजह से, और गाड़ियाँ जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी गाड़ियाँ रोड पर नहीं लाई जा सकती जो आलूदगी फैलाने का बायस बनती हैं। हुकूमत को भी चाहिए और आवाम को भी चाहिए इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें ताकि हम एक बेहतर इन्वायरमेंट को पाकिस्तान के हर शहरी के लिए मुयस्सर कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।